मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिए विनोद सिल्ला का। आज फिर प्रस्तुत हूँ एक नई पुस्तक लेकर। नई पुस्तक पहाड़ के आंसू। पहाड़ के आंसू पुस्तक एक लघु कविता संग्रह है। इस संग्रह के लेखक हैं सरदार बलवंत सिंह मान जी, जो हिंदी और पंजाबी में समान अधिकार के साथ लिखते हैं। आइए करते हैं चर्चा पुस्तक पहाड़ के आंसू। पहाड़ के आंसू एक कविता संग्रह है जिसको प्रकाशित किया है विपिन पब्लिकेशन रोहतक ने। मूल्य इसका 300 रुपये। 116 पृष्ठों में 96 लघु कविताएं हैं और इन 96 लघु कविताओं को लेखक ने 7 लघु अध्यायों में विभाजित किया है। ये लघु अध्याय जीव जगत, बसंत, कुदरत के रंग, बरगद का पेड़, मरु प्रदेश, पहाड़ के आंसू, झील के उस पार। इन लघु अध्यायों से आपको थोड़ा सा अंदाजा जरूर हो गया होगा कि यह पुस्तक प्रकृति के विभिन्न अवयवों को केंद्र बिंदु मानकर सृजित की गई है, सृजन किया गया पुस्तक का। इस पुस्तक की चंद कविताएं आपके साथ साझा करूंगा। हाँ, इस पुस्तक की एक खासियत और भी है। यह पुस्तक लघु कविता के पुरोधा डॉक्टर रूपदेव गुण के साथ साथ मुझ नाचीज को, विनोद सिल्ला को भी समर्पित की गई है। पहला लघु अध्याय है जीव जगत। जीव जगत लघु अध्याय के तहत कुछ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की दुनिया इस लघु अध्याय में शामिल है। आइए क्या कहते हैं जीव जंतुओं के बारे में बलवंत मान जी। इनकी रचना है संरक्षण। घटती चिड़िया की तादाद। घटती चिड़िया की तादाद घंटी है खतरे की। घटती चिड़िया की तादाद घंटी है खतरे की मानव के लिए। टांगने होंगे पानी के कसोरे। टांगने होंगे पानी के कसोरे, बनाने होंगे इनके लिए घोंसले। डालना होगा छत पर दाना चुगा, देना होगा इनको संरक्षण, देना होगा इनको संरक्षण। बिल्कुल सही फरमाया बलवंत मान जी ने कि चिड़िया की संख्या घटती जा रही है और यह चिड़ियों की संख्या घटना खतरे की घंटी बताई मानव के लिए। इन्होंने सुझाव भी दिया है। इन्होंने सुझाव दिया है कि चिड़िया को बचाने के लिए हमने टांगने होंगे पानी के कसोरे, यानी कि पानी के कुंडे टांगने होंगे। चिड़िया के लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी, बनाने होंगे इनके लिए घोंसले। हमने अपनी छतें कंक्रीट की बना ली। पुराने समय में घास फूस लकड़ी की छतें होती थी जिनमें चिड़िया कहीं न कहीं अपना घोंसला बना लेती थी, लेकिन वर्तमान की कंक्रीट की छत ने चिड़िया को परेशानी में डाल दिया। अब वह कहाँ बनाए घोंसला।
मान साहब सुझाव दे रहे हैं कि हमने चिड़िया के घोंसले बनाने होंगे, टांगने होंगे, डालना होगा छत पर दाना चुगा और देना होगा चिड़िया को अपना संरक्षण। एक कविता और है इनकी, चहचहाती हैं चिड़िया। सुबह सवेरे चहचहाती हैं चिड़िया, हलवाहे जोतते हैं हल, बिलोनी में डालकर मधानी, बिलोनी में डालकर मधानी, बिलोती हैं दूध गरहिणियाँ। चल पड़ते हैं राही, चल पड़ते हैं राही, अपने गंतव्य को चिड़िया की चहचहाट सुन। लग जाते हैं सभी अपने अपने काम पर, लग जाते हैं सभी अपने अपने काम। बलवंत मान ने बहुत पुराने समय की याद दिलाई है इस कविता के माध्यम से। हालांकि आज ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। आज पक्षियों का कलरव, मुर्गे की बांग, चिड़िया की चींची सुनकर कोई नहीं उठता। अधिकतर लोग देर रात सोते हैं, सुबह देर से ही उठते हैं। पक्षियों के कलरव से नहीं उठते, बल्कि सब ने अपने अपने मोबाइल में आजकल अलार्म लगा रखा है, अलार्म सुनकर उठते हैं। ये बीते ज़माने की बात कही है बलवंत मान जी ने। एक रचना और है जिसका शीर्षक है चिड़िया का काल। हम उठाते हैं लुत्फ 4G और 5G नेटवर्क का। हम उठाते हैं लुत्फ 4G और 5G नेटवर्क का। टावर से उठती तरंगें, चाइनीज डोर की पतंगें, टावर से निकलती तरंगें, चाइनीज डोर की पतंगें, फसलों पर जहरीला छिड़काव, फसलों पर जहरीला छिड़काव, पेड़ काटना, फसलाव से इसको आग लगाना, कंक्रीट की छतें, कंक्रीट की छतें बने हैं काल चिड़िया के, बने हैं काल चिड़िया के, बने हैं काल चिड़िया के। आज की परिस्थितियों में चिड़िया के लिए जो विषम परिस्थितियां प्रकट हो गई हैं, उन तमाम विषम परिस्थितियों की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है बलवंत सिंह मान ने इस कविता के माध्यम से। आइए इनकी एक रचना और पढ़ते हैं। जीव जगत में एक महत्वपूर्ण जीव है कुत्ता। कुत्ता शीर्षक से इनकी लघु कविता है। बहुत प्यारा जानवर है कुत्ता, बहुत प्यारा जानवर है कुत्ता, मनुष्य के सानिध्य में, मनुष्य के सानिध्य में रहता है कुत्ता। बहुत प्यारा जानवर है कुत्ता, मनुष्य के सानिध्य में रहता है कुत्ता। अपने स्वामी का वफादार है कुत्ता। स्वामी दुदकारे तो भी बार बार आता है कुत्ता। स्वामी जितना दे उसी में वक्त गुजारता है कुत्ता, उसी में वक्त गुजारता है कुत्ता, उसी में वक्त गुजारता है कुत्ता। इस रचना के माध्यम से बलवंत सिंह मान ने कुत्ते की स्वामी भक्ति और कुत्ते की वफादारी का वर्णन अच्छे ढंग से किया है। अपनी बात कहने में बलवंत सिंह मान कामयाब रहे हैं। अगली रचना है इनकी, कुत्ते की पूंछ। कुछ पालतू होते हैं कुत्ते, कुछ पालतू होते हैं कुत्ते, कुछ आवारा होते हैं कुत्ते, कुछ पालतू होते हैं कुत्ते, कुछ आवारा होते हैं कुत्ते। कुछ बिरयानी खाते हैं कुत्ते, कुछ बिरयानी खाते हैं कुत्ते, कारों में चक्कर लगाते हैं कुत्ते। कुछ बिरयानी खाते हैं कुत्ते, कारों में चक्कर लगाते हैं कुत्ते। कुछ गलियों की खाक
छानते हैं कुत्ते। कहावत है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, इंसान पर भी इंसान पर भी चरितार्थ है यह कहावत, इंसान पर भी चरितार्थ है यह कहावत। कुत्तों के माध्यम से वर्ग भेद, अभिजात्य वर्ग की अयासी भरी जिंदगी, ऐशो आराम भरी जिंदगी का वर्णन किया है कवि ने, जिसमें कवि ने बताया है कि अभिजात्य वर्ग की, अमीर वर्ग की, धनाढ्य वर्ग के कुत्ते भी कारों में चक्कर लगाते हैं, बिरयानी खाते हैं, और कुछ कुत्ते गलियों की खाक छानते हैं। इस कविता में कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी मुहावरे का सदुपयोग किया है और कहा है कि ये कहावत कुत्तों पर कम, इंसानों पर अधिक चरितार्थ होती है। कुत्तों पर कम, इंसानों पर अधिक चरितार्थ होती है। 13 और 14 कविताएं हैं। फन फैलाए बिल में घुस गया सांप, ये अपने बचपन की एक प्रसंग को इन कविता के माध्यम से इन्होंने कहा है। मैं पगडंडी से जा रहा था अपने खेत, मैं पगडंडी से जा रहा था अपने खेत, राह में आ गया सांप, वह फन फैलाए रहा था फुंकार, मैंने देखा इधर उधर, नहीं था पास लाठी डंडा, मैंने उतारा अपना जूता, उछाल दिया सांप की ओर, उछाल दिया सांप की ओर। अगली रचना इनकी घुस गया बिल में। जब मैंने उछाला सांप की ओर अपना जूता, जब मैंने उछाला सांप की ओर अपना जूता, सांप मेरे जूते पर ही चढ़ बैठा। जब मैंने उछाला सांप की ओर अपना जूता, सांप मेरे जूते पर ही चढ़ बैठा। लगा मुझे फुंकारने, मैं गया था डर, चारवाहों को पुकारा मदद के लिए, वे आए लाठी डंडे लेकर, तब तक सांप घुस गया था बिल में, तब तक सांप घुस गया था बिल में। इन 2 लघु कविताओं के माध्यम से बलवंत सिंह मान ने अपने बचपन के एक प्रसंग को, एक घटना को याद किया है। अगली रचना है इनकी तितलियाँ। जीव जगत की बहुत महत्वपूर्ण जीव है तितली। तितली के बारे में देखते हैं मान साहब ने क्या कहा है। मैं घुस गया बाग में, खिले हैं फूल, फूलों पर मंडरा रही हैं तितलियाँ। मैं गया बाग में, खिले हैं फूल, फूलों पर मंडरा रही हैं तितलियाँ। यूं नाच रही हैं तितलियाँ जैसे अर्श से उतरी अप्सराएं। यूं नाच रही हैं तितलियाँ जैसे अर्श से उतरी अप्सराएं। तितलियों के पंख लग रहे हैं यूं, तितलियों के पंख लग रहे हैं यूं, जैसे किसी निपुण चित्रकार ने की हो चित्रकारी, जैसे किसी निपुण चित्रकार ने की हो चित्रकारी। इस लघु कविता के माध्यम से बलवंत सिंह मान ने कुदरत को एक चित्रकार की उपमा दी है। तितली के पंखों पर जो चित्रकारी कुदरत ने की है उसे एक निपुण कलाकार बताया है। बहुत सुंदर रचना है बलवंत सिंह मान की तितलियाँ। अगली रचना है इनकी बदल रहा है रंग। पेड़ पर बैठा गिरगिट, पेड़ पर बैठा गिरगिट, बदल रहा कई कई रंग। पेड़ पर बैठा गिरगिट, बदल रहा कई कई रंग। कुर्सी पर बैठा नेता, बातें करता बड़ी बड़ी। कुर्सी युद्ध में जाता उलझ, जिसने लोकतंत्र का भ्रम कर दिया दूर। कुर्सी पर बैठा नेता, पल पल रंग बदलता लगा सियासी गिरगिट, पल पल रंग बदलता लगा सियासी गिरगिट।
मान ने इस रचना में गिरगिट और नेता की तुलना की है रंग बदलने की। हालांकि गिरगिट का रंग बदलना उसके स्वभाव के अनुसार है, स्वभावतः है, प्राकृतिक है, कुदरती है। लेकिन नेता का रंग बदलना प्रकृति से दूर होना है, उसका बनावटीपन का वर्णन किया है इस रचना के माध्यम से बलवंत सिंह मान ने। अगली रचना इनकी बंटवारा। मनुष्य ने किए असंगत बंटवारे मनुष्य के, बांटा उसे जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग व रंग आधार पर। मनुष्य ने किए असंगत बंटवारे मनुष्य के, बांटा उसे जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग व रंग के आधार पर। वह यही नहीं रुका, बांट दिया उसने जानवरों को भी अनेक नस्लों अनेक प्रजातियों में, अनेक नस्लों अनेक प्रजातियों में। ये मानव को बांटना मान साहब ने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगला इनका लघु अध्याय है बसंत। बसंत भी कुदरत का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज कहा गया है। बसंत लघु अध्याय के माध्यम से बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जिनमें से 2-4 रचनाएं मैं आपके साथ साझी करूंगा। ऋतुओं का आगमन। कुदरत के नियमानुसार सप्ताह महीने साल जाते हैं बीतते। ऋतुओं का आगमन करता है प्रभावित जीवन को। कोई ऋतु बरसाती है आग, कोई लाती है ठंडी ठार, कोई ऋतु आती है सजने संवरने की। ऋतु परिवर्तन के बारे में मान साहब का कहना है कि कोई ऋतु जैसे ग्रीष्म ऋतु भीषण गर्मी लेकर आती है, शीत ऋतु ठिठुराने के लिए आती है, और कोई ऋतु आती है सजने संवरने की ऋतु भी आती है, जिसे बसंत कहा जा सकता है। अगली रचना इनकी जिसका शीर्षक है बसंत। बेशक गुरबाणी में 2-2 मास की 6 ऋतुओं का है वर्णन, लेकिन उत्तरी भारत में गर्मी सर्दी पतझड़ व बसंत का रहता है प्रभाव। सबसे उत्तम है बसंत, जो बसंत पंचमी में आकर रहती है होली तक। इस कविता के माध्यम से बसंत ऋतु को सबसे उत्तम बताया है बलवंत मान में, और साथ में यह भी मान ने बताया है कि बसंत ऋतु का वर्णन गुरबाणी में भी आता है। गुरबाणी में 6 ऋतुओं का वर्णन आता है, जिसमें बसंत ऋतु का भी वर्णन महत्वपूर्ण बताया। अगली रचना है इनकी रंग बिरंगे सितारे। सरसों के सुनहरी फूल अलसी के नीले फूल बिखेरते हैं आभा। सरसों के सुनहरी फूल अलसी के नीले फूल बिखेरते हैं आभा। पेड़ पौधों पर तरह तरह के फूल लगते हैं यूं जैसे किसी नव यौवना ने अपनी चुनरी पर जड़ रखे हों रंग बिरंगे सितारे। बसंत ऋतु का वर्णन इस लघु कविता के माध्यम से किया है कि बसंत ऋतु में सरसों के पीले पीले फूल आ जाते हैं। सरसों के सुनहरी फूल अलसी के नीले फूल बिखेरते हैं आभा। पेड़ पौधों पर तरह तरह के फूल लगते हैं जैसे किसी नव यौवना ने अपनी चुनरी पर जड़ रखे हों रंग बिरंगे सितारे। बहुत सुंदर वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से बलवंत सिंह मान ने बसंत का। अगली रचना है इनकी सबसे न्यारे। सरसों के फूल बांट रहे हैं महक आते जाते राही को।
सरसों के फूल बांट रहे हैं महक, आते जाते राही को, दे रहे हैं नजारा धरती पर सौरग का। पहले हमने खाया सरसों का साग, अब फूल सब फसलों से लगते हैं न्यारे, अब फूल सब फसलों से लगते हैं न्यारे। बसंत ऋतु में सरसों के फूल खिलकर खेतों में नज़ारा ही अलग बना देते हैं। हरे हरी सरसों, सरसों के हरे पत्ते, हरे तने और उन पर पीले फूल क्या गजब लगते हैं। वही इन्होंने यहाँ वर्णन किया है, सरसों के फूल बांट रहे हैं महक, आते जाते राही को, देते हैं नज़ारा धरती पर सौरभ का। जब सरसों के फूल खेत में खिल जाते हैं तो उस दृश्य को बलवंत मान ने धरती पर सौरभ की उपमा दी है, धरती पर सौरभ बताया है। और कहते हैं मान साहब कि पहले तो हमने खाया सरसों का साग जब फूल नहीं थे, अब फूल सब फसलों से लगते हैं न्यारे। फूल लुभाते हैं मान साहब को। आइए इनकी एक अगला लघु अध्याय है कुदरत के रंग। कुदरत के रंग, कुदरत के विभिन्न रंगों को इस लघु अध्याय में मान साहब ने दर्शाया है। इनकी इस अध्याय की एक कविता है जिसका शीर्षक है विचित्र खेल। दिन रात, गर्मी सर्दी, चांदनी अंधेर, धूप छांव सब है कुदरत का विचित्र खेल। दिन रात, गर्मी सर्दी, चांदनी अंधेर, धूप छांव सब है कुदरत का विचित्र खेल। यह सारा खेल हो जाता है सहज भाव में। सूर्य उगता है पूर्व से, पश्चिम में जाता है छुप, उगता है पूर्व से, पश्चिम में जाता है छुप। ये सब कुदरत का ही खेल है जो दिन रात होते हैं, गर्मी सर्दी आती है, कभी चांदनी, कभी अंधेर, कभी धूप, कभी छाँव। ये सब कुदरत के खेल हैं, कुदरत के विचित्र खेल बताए हैं मान ने, बहुत सुंदर वर्णन किया है। अगली रचना है जी इनकी, जो आपके साथ साझी करूँगा, खिले खिले फूल। जब भी मैं जाता पार्क में, नए नए फूल खिले पाता। जब भी मैं जाता पार्क में, नए नए फूल खिले पाता। बड़े सुंदर सुंदर लाल, नीले, पीले, बैंगनी, सफेद। बड़े सुंदर सुंदर लाल, नीले, पीले, बैंगनी, सफेद फूल बांट रहे थे खुशबू, बांट रहे थे खुशबू सबको बराबर, बिना भेदभाव किए। बांट रहे थे खुशबू सबको बराबर, बिना भेदभाव किए। पता नहीं क्यों आता है माली, ले जाता है चुन चुन कर खिले खिले फूल, ले जाता है चुन चुन कर खिले खिले फूल। इस लघु कविता के माध्यम से बलवंत मान ने प्रकृति का समभाव प्रस्तुत किया है कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर रखती है, सबको बराबर महक देती है, सबकी आंखों को बराबर सुंदरता देती है, सुंदर दृश्य बनाती है, सुंदर दृश्य देती है। लेकिन भेदभाव मानव जाने क्यों करता है, छोटा बड़ा ऊंच नीच क्यों करता है। जब कुदरत समभाव रखती तो मानव को भी समभाव ही रखना चाहिए, मानव मानव एक समान मानना चाहिए। अगली रचना इनकी जी आपके साथ साझी करूंगा, हरी साल ओढ़े। जब मैं गया बगिया में, हरी साल ओढ़े, चोंच में लाल मिर्ची सी दबाकर तोते चर चर रहे थे चर्रा। जब मैं गया बगिया में, हरी साल ओढ़े, चोंच में लाल मिर्ची सी दबाकर चर चर रहे थे चर्रा। चिड़िया ची ची रही थी गा, बुलबुल गाना रही थी गा, गिलहरी फुदक फुदक नाची, कौवा काँव काँव का राग रहा था लाल। बलवंत सिंह मान ने बगिया में जो जो जीव जंतु इन्होंने देखे, जो जो जिन जिन क्रियाकलाप में रत थे, उन तमाम क्रियाकलाप को
खूबसूरती के साथ वर्णन करने का प्रयास किया है। गिलहरी की फुदक फुदक, बुलबुल का गाना, चिड़िया की ची ची, तोतों की चर चर चर्राहट, कौवे की काँव काँव, सब वर्णन की है मान साहब ने इस रचना के माध्यम से। अगली रचना है इनकी बरगद का पेड़। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के माध्यम से बलवंत मान अपने बचपन को, अपने ग्रामीण जनजीवन को, गांव में बिताए पलों को याद करते हैं। आइए क्या कहते हैं बलवंत सिंह मान, मैं आपके साथ साझी करता हूँ बरगद का पेड़, उनकी लघु कविता। मैं गया गांव, देखा बरगद का पेड़, कभी खेलते थे चढ़कर इसके ऊपर, खाते थे इसकी बरबंटी, कभी ऊपर कभी नीचे मारते थे छलांगे, कभी टहनी संग जाते थे झूल। कितना खुश होता था बरगद का पेड़, कितना खुश होता था बरगद का पेड़। मान साहब के बचपन के समय में नए वीडियो गेम होते थे, नए कार्टून होते थे, नए कॉमिक्स होते थे। बच्चों के मन बहलाव के यही साधन होते थे, पेड़ पे चढ़ना, पेड़ पे उतरना, पेड़ों की डालियां पकड़ के झूलना। अपने उन दिनों को गांव के बरगद के साथ जो जो इन्होंने क्रियाकलाप किए बरगद के पेड़ पर चढ़कर, वो सब मान साहब ने इस लघु कविता के माध्यम से बयान करने का प्रयास किया है। अगली इनकी रचना है गूंजती किलकारियाँ। बरगद के पेड़ के नीचे गर्मी की दोपहरी में बैठते थे बनाकर टोलियाँ। बरगद के पेड़ के नीचे गर्मी की दोपहरी में बैठते थे बनाकर टोलियाँ। कुछ बूढ़े कुछ जवान खेलते थे ताश, कुछ चौसर लेते थे बिछा। खूब होता था हंसी मजाक, खूब गूंजती थी किलकारियाँ। कितना खुश था यह बरगद का पेड़ भी, कितना खुश था यह बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ के नीचे मान साहब के गांव में खूब रौनक लगती थी। लोग टोलियां बना बना कर ताश खेलते थे, चौसर बिछा लेते थे, चौसर की बाजी लगाते थे। बच्चे बूढ़े जवान सभी वहीं पर हंसी ठिठोली करते थे, गूंजती थी किलकारियाँ। लेकिन आज ये सब नहीं है, जिस कारण मान साहब कहते हैं उस समय तो बरगद का पेड़ भी खुश था, जो अब इनको मायूस दिखाई पड़ता है। अगली रचना है इनकी सुकून की नींद। बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द होते थे खलिहान। दोपहरी में किसान बांधते थे बैल, बिछाकर चारपाई सो जाते थे चैन की नींद। कुछ जमीन पर चादर लेते थे बिछा, थके हुए बैल भी लेते सुस्ता। किसान जो देता खाने को, बैल खाकर चारा करते थे जुगाली, बैल खाकर चारा करते थे जुगाली। अपने बचपन के दिनों को जो बरगद के पेड़ के नीचे बिताए, जो इन्होंने दृश्य बचपन में देखे, उन सब का हूबहू वर्णन करने का इन लघु कविताओं के माध्यम से सरदार बलवंत सिंह मान ने प्रयास किया है। नहीं करता भेदभाव। बरगद के पेड़ के नीचे होता था एक नल, मीठा था जिसका जल। दूर से आते थे अजनबी, पीते थे नल का जल। कुछ देर करते आराम, फिर चल पड़ते अपनी मंजिल की ओर। नहीं करता था बरगद किसी से भेदभाव, नहीं करता था बरगद किसी से भेदभाव। प्रकृति का कोई भी अवयव किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बरगद भी नहीं करता था। जो भी उसके पास आता था उसको अपनी छाया, अपना संरक्षण, अपना आश्रय और अपने नीचे छाया में जो शीतलता उस सबको देता था, बिना कोई भेदभाव किए। बहुत सुंदर रचना लिखी मान साहब ने। अगली रचना है, उस समय तो बरगद के पेड़ के नीचे इस तरह की रौनकें रहती थी, इस तरह के मेले से लगे रहते थे, इस तरह की रौनक थी। लेकिन अब बरगद के पेड़ के साथ क्या हुआ वो भी वर्णन करते हैं इस लघु कविता के माध्यम से मान साहब, जिसका शीर्षक है रो रहा था बरगद। आज एक अरसे बाद देख वही बरगद का पेड़, हुआ मुझे दुख
पेड़ के नीचे पत्ते ही पत्ते, बीठे ही बीठे, गोबर ही गोबर, न कोई साफ सफाई। हुआ प्रतीत जैसे रो रहा हो बरगद का पेड़, जैसे रो रहा हो बरगद का पेड़। सभी आज के दिन सभी लोग बीवी टीवी तक सीमित हो गए। किसको फुर्सत है आज के दिन बरगद का पेड़ संभालने की, बरगद के पेड़ के नीचे जाने की? बच्चों को कहाँ फुर्सत है बरगद के पेड़ पर जाकर बरबंटी खाने की, चढ़ने की, उतरने की, खेलने की? बरगद का पेड़ भी आज उपेक्षित सा महसूस कर रहा है, यही दर्शाने का प्रयास किया है मान साहब ने। अगला इनका लघु अध्याय है मरु प्रदेश। मरु प्रदेश मान साहब ने राजस्थान की जो जो यात्राएं की उनका मरु प्रदेश नामक लघु अध्याय में वर्णन करने का प्रयास किया है। रेत का सागर। एक रोज देखे मैंने टीले राजस्थान के, दूर दूर तक बिछी थी चादर रेत की। रेत के कण चांदी की तरह रहे थे चमक, वायु तरंगें रेत पर यूं लगी जैसे कर रही हो गति वायु तरंगें। रेत कण बना रहे थे दृश्य जैसे हो सागर। जो मरुस्थल नजरों को भ्रम में डाल देते हैं, नजर का भ्रम प्रस्तुत करते हैं, नजरों को धोखा देते हैं, वो इस लघु कविता के माध्यम से वर्णन किया है। दूर से ऐसे लगता है कि आने वाले आगे रास्ते में पानी होगा बहुत सा, लेकिन होता रेत ही रेत है। वही नजर का भ्रम जो मरुस्थल देते हैं उसका वर्णन किया है मान साहब ने। झाड़ियाँ। हिरण व नीलगाय हाँफते हुए इधर से उधर रहे थे भाग। हरी हरी भेड़, कहीं कहीं भेड़ों के झुंड, झाड़ियों के पत्ते रहे थे चूंड। ऊँटों का समूह झाड़ियों के पत्ते रहे थे खा, चरवाहे झाड़ियों के बेर रहे थे खा। मरुस्थल में बियाबान का वर्णन किया है इन्होंने कि हिरण नीलगाय हाँफते हुए इधर से उधर भाग रहे थे। कहीं कहीं भेड़ों के झुंड झुंड यानी कि रेवड़, झाड़ियों के पत्ते रहे थे चूंड। चूंड यानी कि भेड़ों के रेवड़ थे, झुंड थे, वो झाड़ियों के जांडियों के पत्ते खा रहे थे। ऊँटों के समूह झाड़ियों के पत्ते रहे थे खा, चारवाहे झाड़ियों से बेर रहे थे खा। मरुस्थल में बेरी ही होती है, झाड़ियाँ ही होती हैं, कांटेदार दूसरे वनस्पति पेड़ पौधे ही होते हैं जिनका वर्णन किया है मान साहब ने। सुंदर था दृश्य, टीलों से उतरती ऊँटों की लंबी कतार अनुशासन बद रही थी चल। ऊँटों के पैरों में झांझर, गले में बज रहे थे घुंघरू, मणियों कोड़ियों से सजे थे जूल। रंग बिरंगी रास बंधी थी नकेल से, लाल पीली पगड़ी बांधे साथ चल रहे थे रेबारी। सुंदर था दृश्य। मरुस्थल में ऊँटों की डार का और ऊँटों की जो साज सज्जा थी, सजावट थी, उनके ऊपर जूल डाले हुए थे, मणियों कोड़ियों से जूल को सजाया हुआ था। और ऊँटों के स्वामी या ऊँटों के संरक्षक लाल पीली पगड़ियाँ बांधे हुए थे। जो इन्होंने दृश्य देखा उसका हूबहू वर्णन करने का प्रयास किया है। एक और रचना इनकी पनिहारी। सिर पर घड़े लिए पंक्तिबद्ध गीत गाती हुई जा रही थी महिलाएं। पीतल की गागर मंदिर के कलश की भांति रही थी चमक। रंग बिरंगे घाघरे चुनरियां हवा में रहे थे लहरा। माँ की उंगली पकड़े बच्चे उछल उछल रहे थे चल, उछल उछल रहे थे चल। मरुस्थल में, राजस्थान में, मरु प्रदेश में पानी की किल्लत है। महिलाओं को सिर पर पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। तो महिलाओं के पानी लाने को इन्होंने चित्रित किया है अपनी इस लघु कविता के माध्यम से। अगला लघु अध्याय है पहाड़ के आंसू। पहाड़ के आंसू अगले अध्याय का भी शीर्षक है
और इस पुस्तक का भी शीर्षक है, और इनकी एक लघु कविता का भी शीर्षक है पहाड़ के आंसू। पहाड़ के आंसू। मैं गया पहाड़ पर। पहाड़ था पथरीला और खुश्क, पत्थरों से पानी की बूंदें रही थी टपक। पता नहीं ये बूंदें पहाड़ के आंसू थे या डर का पसीना। खोदी जा रही थी पहाड़ के नीचे सुरंग, खोदी जा रही थी पहाड़ के नीचे सुरंग। मान साहब ने इस रचना के माध्यम से मानव द्वारा की जा रही प्रकृति की अंधाधुंध दोहन का दुखदाई वर्णन किया गया है। अगली रचना इनकी पहाड़ की कबर, उसमें भी ऐसी ही भावना है। पहाड़ का सीना चीरकर बनाई जा रही थी सड़क, गेती कसी व थोड़ी चल रही थी लगातार। ऊपर बिछाई जा रही थी तारकोल, जैसे सांस रोककर मारने के बाद बनाई जा रही हो कबर पहाड़ की, बनाई जा रही हो कबर पहाड़ की। सर्पाकार सड़क पर एक तरफ था ऊंचा पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। गाड़ी पहाड़ पर ऊपर की ओर सर्पाकार सड़क पर रही थी सड़क, ले जा रही थी ऊपर और ऊपर। चालक था सतर्क, हमें लग रहा था डर। पहाड़ों की यात्रा, सर्पाकार सड़क, गाड़ी का चढ़ाई पर चढ़ना, यही वर्णन किया है मान साहब ने। अगला लघु अध्याय है झील के उस पार। झील के उस पार में झीलों का वर्णन किया गया मान साहब ने। इनकी कविताएं हैं 8-9 छोटी बड़ी झीलें, सर्वाधिक झीलें, राम सरसंदी। इन लघु कविताओं के माध्यम से मान साहब ने झीलों के बारे में, झीलों की लंबाई चौड़ाई, कहाँ बड़ी झील है कहाँ छोटी झील है, झीलों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। कुछ एक रचनाएं हैं जो मैं आपके साथ साझी करूँगा झीलों से संबंधित। लौट रहे हैं वतन, प्रवासी पक्षियों की भरमार, देखी कुंजों की डार, जो उड़ रही थी बांध कतार। नाच रहा सारस का जोड़ा, नाच रहा सारस का जोड़ा, हजारों किलोमीटर का करके तय लंबा सफ़र। साइबेरिया, मंगोलिया, रूस, तिब्बत जैसे बर्फीले देशों से आए हैं ये, फाल्गुन में वापस लौटते, देखे झील के उस पार, झील के उस पार। प्रवासी पक्षियों का शीतकाल में झील में आना, उनकी यात्रा किन किन देशों से आए, ये आकर्षक ढंग से मान साहब ने इस कविता में व्यक्त किया है। अगली रचना है इनकी अतिक्रमण। एक दिन गया मैं झील के उस पार, पर्यटकों ने फैला रखा है कचरा। खा पी कर पत्तल दोने खाली बोतल इधर उधर रखे हैं बिखेर। झील के किनारे कर रखा है अतिक्रमण, सिकुड़ती जा रही है झील, सिकुड़ती जा रही है झील। मानव द्वारा किए गए झील के चहुओं और अतिक्रमण पर मान साहब चिंतित हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं। वैसे प्रकृति को सर्वाधिक खतरा किसी जीव जंतु से है तो वह जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ मानव है। मानव के अलावा किसी से भी प्रकृति को कोई खतरा नहीं है। एक रचना है और इनकी रच बस गया। बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं झील के उस पार, आम शीशम की करबेरी नीम कैर उगे हैं बेशुमार। आक झाड़ियाँ और खजूर, खिले तरह तरह के फूल, कमल सिंघाड़ा धतूरा व भृंगराज सी उगी हैं जड़ी बूटियाँ। मन होकर रोमांचित रस बस गया, रच बस गया यहीं, रच बस गया यहीं। झील के आसपास के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, फलदार पौधे, औषधीय पौधे, उन तमाम पौधों का, पेड़ों का, वनस्पतियों का वर्णन किया है मान साहब ने इस लघु कविता के माध्यम से।
एक रचना है इनकी, पर्यटन स्थल झीलें। हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं झीलें। फसलों को पानी देती हैं झीलें, वातावरण स्वच्छ करती हैं झीलें, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत हैं झीलें, हमारी इको प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग हैं झीलें, पर्यटन स्थल हैं झीलें, पर्यटन स्थल हैं झीलें। झीलों के महत्व को इस लघु कविता के माध्यम से मान साहब ने वर्णन करने का प्रयास किया है। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, सूख गई झील। पर्वत पे जंगल था भारी, जंगल में थी एक झील। पर्वत पे जंगल था भारी, जंगल में थी एक झील। झील किनारे भांति भांति के खिले थे फूल। झील में मछली थी सील, झील में मछली थी सील। जंगल पे चला दी मानुस ने आरी, जंगल काट दिया सारा। ना हुई बरसात, सूख गई झील भी, बिन पानी मर गई सील भी, बिन पानी मर गई सील भी। मानव के कुकृत्य, पेड़ों को काटना, झीलों को पर अतिक्रमण करना, अन्य वन्य प्राणियों को, जलीय प्राणियों के जीवन को खतरे में डालना, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, इन्हीं का वर्णन किया है मान साहब ने। बहुत सी रचनाएं हैं और भी हैं जो सभी रचनाएं आपके साथ साझी करूंगा तो मान लेखक का पुस्तक लिखने का क्या औचित्य रह जाएगा। कुछ रचनाएं आप लेखक से पुस्तक लेकर या पब्लिशर से पुस्तक लेकर भी पढ़ें। इस पुस्तक का अवलोकन अवश्य करें। आपको कैसी लगी यह पुस्तक या कैसी लगी पुस्तक पर चर्चा, आप इस वीडियो के में कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर हाजिर होऊंगा मैं अन्य किसी पुस्तक के साथ। इसी के साथ विनोद सिल्ला को इजाज़त दें।